पैसे बचाने की सीख हमें बचपन से ही दी जाती है, लेकिन बड़े होने पर खासतौर से जब हम कमाना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलता। हमें निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। भले ही रकम छोटी हो, लेकिन निवेश की रणनीति पता हो तो बड़े से बड़े आर्थिक लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास आज के शो में। छोटी उम्र से निवेश के फायदे, युवा एनआरआई कैसे और कहां करें निवेश, स्टूडेंट्स कैसे तय करें आर्थिक लक्ष्य। तो इन तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है अनुराठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। आज और मनी में हम लेंगे यंग इन्वेस्टर्स के सवाल। जी हाँ, निवेश की ओर पहला कदम कैसे उठाएं, क्या रणनीति अपनाएं, आज हमारा फोकस इसी पर होगा। तो शो की शुरुआत करते हैं कम उम्र में निवेश के फायदों पर चर्चा से। हम हमेशा कहते हैं फिरोज कि जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा वेल्थ आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन साथ ही आपके आर्थिक लक्ष्य भी आपके पास पहले से ही प्लान होने चाहिए। लेकिन अगर हम कम उम्र में निवेश करने की बात करें तो अमूमन हमारे पास पैसे बहुत कम होते हैं और किस तरह, चूंकि लाइफ शुरू ही हो रही होती है एक तरह से, तो हमारे गोल्स लाइंड अप नहीं होते हैं। ऐसे में हम निवेश की प्रक्रिया शुरू तो कर ले, लेकिन रोड मैप क्या हो? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करने से पहले रोड मैप तय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक इन्वेस्टमेंट के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बना रहे। हाँ। अगर आपको पता है कि वो पैसे कहाँ खर्च करने वाले हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की आपकी जो कमिटमेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में, थोड़े गोल्स जो होते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, अपनी खुद की शादी। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आपकी खुद की शादी नहीं हुई होती है, डिपेंडेंस नहीं होते, तो शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना, अपने पहले घर के लिए पैसे इकट्ठे करना, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट, ये सब गोल्स को बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स माना जाता है। नीड टू हैव गोल्स बोलते हैं। इनको पहले सेट करना और इनके लिए सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरे टाइप के गोल्स आते हैं जो गुड टू हैव होते हैं, जो अच्छा है, जैसे आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं या कार खरीदना चाहते हैं। वो सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स को, रोड मैप को, आपके पहले ये इंपॉर्टेंट गोल्स को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक यंगस्टर के लिए। माना यंग होते हैं तो आपको इतना वक्त इन्वेस्टमेंट्स के तवज्जो देने में नहीं मिलता है, बट फिर भी एक अपने को पुश करके गोल्स को सेट करना, रोड मैप ले डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि जब नई नई नौकरी लगती है फिरोज, तो हमें अपने बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है। लेकिन ऐसे में एक और चीज जो बतानी बहुत जरूरी है कि अगर आप जल्दी निवेश करें तो आपको अपना निवेश लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, खासतौर से अगर आपका गोल काफी साल बाद का हो या कोई बहुत बड़ा गोल हो, जैसे कि शादी ब्याह, रिटायरमेंट और बच्चों की शादी। ऐसे में हम देखते हैं कि यंगस्टर्स में थोड़ी सी पेशेंस की कमी आ जाती है। बिल्कुल, एक्चुअली इन्वेस्टिंग यंग जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर समराइज किया जाए और 3 बहुत इंपॉर्टेंट फायदे बताए जाएं और उनको क्वांटिफाई कर दिया जाए ताकि लोग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हों। हर 5 साल आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिले करने से आपकी जो क्वांटम्स हैं वो आधी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो 30 साल में वो 14% पे 50 लाख रुपए होते हैं। ठीक है ना, 1 लाख रुपए 50 लाख होने की क्षमता रखता है 30 साल में। बट वही अगर आप 5 साल पहले स्टार्ट कर लें तो आपके पास 35 साल होंगे। अगर वो 35 साल दे दिए जाए उसको, वही इंटरेस्ट रेट पे 14% की ग्रोथ पे, वो 50 लाख ना होके 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो 5 साल जल्दी इन्वेस्ट करने से आपका 50 लाख मैच्योरिटी के बदले 1 करोड़ रुपया हो सकता है। ऐसे ही अगर आप और 5 साल एडवांस कर लें तो 40 साल होंगे आपके लाख रुपए को ग्रो करने के लिए, तो मैच्योरिटी अमाउंट 2 करोड़ हो जाएगी। तो 10 साल एडवांस करने से आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4 गुना बढ़ सकता है, 50 लाख ना होकर 2 करोड़ रुपया हो सकता है। जैसे लोग 22-23 ईयर्स एवरेज एज होती है वर्किंग क्लास की, जो स्टार्ट करते हैं, लोग 30 तक तो एंजॉय करते रहते हैं, 32 तक। वो 10 साल की जो पीरियड है उसकी डिले की वजह से आपका पैसा 1/4 ग्रो करेगा, ना कि 4 गुना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये तमाम फायदे हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल पूछना चाहूंगी, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स होते हैं तो हालांकि रिस्क प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है, कोई कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं उठाने का मन होता है उनका, लेकिन ओवरऑल अप्रोच क्या इक्विटी ओरिएंटेड ही होनी चाहिए यंग इन्वेस्टर्स के लिए? खासतौर से यंग इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली ग्रोथ एसेट्स होनी चाहिए। देखो, ग्रोथ एसेट्स सिर्फ 2 ही चीजें हैं या 3 चीजें कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं, इक्विटी,
रियल एस्टेट और कमोडिटी। राइट। देखो कमोडिटी एक प्रो इन्वेस्टर के लिए ठीक है, रियल एस्टेट और इक्विटी दो ही ऐसी एसेट्स हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और लॉन्ग पीरियड्स में इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 साल का अगर इन्फ्लेशन जोड़ा जाए पिछले 30 साल का, तो 100 रुपए जो 30 साल पहले थे उसकी आज वैल्यू सिर्फ 5 से 6 रुपए रह गई है। तो 95% एक आदमी का इन्फ्लेशन उसको दीमक की तरह खा चुका है। तो इसको बीट करना लॉन्ग पीरियड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रोथ एसेट्स पे फोकस यंगस्टर्स को करना चाहिए। 80-90% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ यंगस्टर्स शुड बी इन ग्रोथ एसेट्स, इक्विटी एंड रियल एस्टेट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे रणनीति गोल के हिसाब से हर इन्वेस्टर के लिए अलग होती है। तो ऐसे में चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ किशोर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। किशोर नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र 30 साल है और मैं राहता महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या आर्थिक लक्ष्य है जिसके लिए आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, या आपने निवेश करना शुरू कर दिया है? मैम मैंने अभी निवेश करना शुरू किया है, अभी इक्विटी में किया है कुछ। वेरी गुड। और मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो 15 साल 20 साल के लिए हो, और मैं उसमें पर मंथ अभी से एक 5 to 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसा। ठीक है, मुझे बताइए कि आपने कहा आपने इक्विटी में निवेश किया है, तो यानी आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं? जी हाँ, अभी कुछ ही लगाया है, शुरुआत की है। अच्छा, तो चलिए म्यूचुअल फंड में आपने निवेश करने के बारे में सोचा है और हर महीना आप 5 से 10,000 रुपए आप कहने लगा सकते हैं। कोई गोल को लेके क्लैरिटी है किशोर? गोल को लेकर गोल सिर्फ यही है कि 15 से 20 साल में एक अच्छा अमाउंट बन जाए। वो अच्छा अमाउंट को आप कैसे देख रहे हैं, कितना अमाउंट आपको चाहिए, जरूरत क्या है? जरूरत अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकें, और उस समय पे अगर चाहें तो बिना जॉब किए भी एक आपको अच्छी इनकम आती रहे। बिना जॉब के भी आपको इनकम आती रहे, इस तरह का कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है। तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि 5 से 10,000 तो शायद कम पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन फिर भी आपकी ईयरली इनकम अभी क्या है? अभी 35,000 इन हैंड। ओके, लेकिन साथ ही ये कॉर्पस तो आप इकट्ठा करेंगे ही, ये राशि आप जमा करेंगे किशोर, लेकिन एक कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड भी आपको बनाना चाहिए। इसकी सलाह भी हम आपको देते हैं। और ये आप कैसे करेंगे फिरोज? मेरे ख्याल से गोल को लेके क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 12 से 18 साल के बाद अपने हाथ में एक अच्छा खासा रकम या अच्छी खासी राशि देखना चाहते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर जॉब नहीं रही मेरे पास, तो मेरे पास कम से कम डेली खर्च के लिए तो वो पैसे रहेंगे। ऐसे में इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड पहले इनको बनाना चाहिए अपने लिए। बिल्कुल, पहले कंटिजेंसी फंड बनाना चाहिए, डिपेंडेंस हो तो उनके रिस्क मिटिगेट करने चाहिए। फिर थर्ड स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। जैसे किशोर जी ने कहा कि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी में पैसे डाले हुए हैं, वो डेफिनेटली वो नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है। पहला स्टेप कंटिजेंसी, जैसे आपको कविता जी ने बताया, उसके बाद रिस्क मिटिगेंस, राइट इंश्योरेंस, राइट क्वांटम्स, राइट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग टूल होता है इन्वेस्टमेंट्स। आपके गोल्स पे, जैसे आपने कहा कि इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनको रिटायरमेंट की कॉर्पस को इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि ये जॉब नहीं हो तो भी ये कमा सके। तो ये पहले दो चीजें कीजिए। कंटिजेंसी फंड एटलीस्ट एक 5-6 महीने की आपकी जो सैलरी होती है, उतना एटलीस्ट आपको ड्रॉप ऑफ द हैट में पैसा अगर आप निकालना चाहें तो वो अवेलेबल जरूर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज फिल्ड विद सरप्राइजेस। और आपकी पता नहीं इंश्योरेंस नीड्स पूरी हुई हैं कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस नीड्स भी पूरी नहीं हुई हैं तो कंटिजेंसी की उतनी ज्यादा अहमियत हो जाती है आपकी लाइफ में। तो पहले अगले अपने 3-4 महीने की सैलरीज को एटलीस्ट आप साइड में कीजिए, उसको अपना कंटिजेंसी फंड रखिए, उसको आप एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट के अलावा किसी में मत डालिए, ताकि आपको विड्रॉ भी करना पड़े तो कोई ज्यादा पेनल्टी नहीं लगे और कोई मार्केट रिस्क नहीं हो उसमें। फिर रिस्क मिटिगेट कीजिए। बट आपके जो नाउ स्पेसिफिकली आपके जो 5-10 हज़ार रुपए आपको लगाने हैं, उसको इक्विटी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब अगले 15-20 साल तक अगर आपको इक्विटी पार्टिसिपेट करेंगे तो, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है अगले 15-20 सालों में काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स जैसे अब चाइना थी वैसे ही आज इंडिया वो सिचुएशन में 2 डेकेड के पहले जैसे चाइना थी, अच्छा छोटा बेस था, उसमें ग्रोथ इजी होती है, उस सिचुएशन में इंडिया खड़ी है। तो मेरे हिसाब से आपके 15-20 साल के लिए लार्ज पोर्शंस और फुल पोर्शंस इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि आपके ईपीएफ तो जरूर होगा, क्योंकि आप 35,000 महीने के कमाते हैं तो उसमें कोई तो डिडक्शन पीपीएफ में होगा। तो 2 फंड बता देता हूं, एसबीआई ब्लू चिप, एक लार्ज कैप फंड होगा और एक मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड। मेरे हिसाब से 15-20 साल के लिए लगाने हैं तो ऐसे जो 15-20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हैं उसी में लगाना चाहिए, क्योंकि आप अगले 10-15 साल के लिए रहना चाहते हैं। तो 2 फंड बहुत हैं, ज्यादा अनकंसोलिडेट मत कीजिए, कंसोलिडेट करके रखिए। 2 फंड में पैसे लगाइए, 5-5 हज़ार या 2,500 जैसे आपकी राशि बढ़े
उसको बढ़ाते रहिए, तीसरा फंड बाद में ऐड कीजिएगा। बिल्कुल। तो किशोर जी, यहाँ पे 2 फंड आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। आप 2,500 रुपए चाहें तो दोनों फंड में लगा सकते हैं, और बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आप घबराएं नहीं। आपने शायद बाजार में पैसे लगाए हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लंबी अवधि के लगाए होंगे, और फिलहाल जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं उससे आप घबराएं ना। म्यूचुअल फंड में भी निवेश की शुरुआत कीजिए, और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, प्रोटेक्शन या रिस्क कवर नहीं लिया हुआ है, तो वो आप जल्द से जल्द ले लें। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लेंगे और भी दर्शकों के सवाल, बने रहें। वेलकम बैक। योर मनी में अब लेते हैं सूरत से गणेश का सवाल। नमस्कार गणेश, बताएं क्या सवाल है आपका? एक्सक्यूज मी मैम, मैंने SBI का पॉलिसी लिया हुआ था 2,16,000, जिसका आज का सरेंडर वैल्यू है। अच्छा। मेरे को पता करना था कि मैं इसको अब बंद करना चाहता हूँ। ये यूलिप है और इसमें जो 3 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो अगर मैं इसका पैसा निकालता हूँ तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे 6,000 रुपए तक के कोई म्यूचुअल फंड लेने हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ 21 ईयर्स का, और मेरी मंथली इनकम अराउंड 25,000 हो जाती है, तो मैं किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कहाँ काम करते हैं? मैं अभी तो अपने बिल्डिंग में एक अंकल है, उनके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, साथ में मैं CA की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग गणेश, एंड इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस। आपने फिलहाल जो अपने लिए प्लानिंग की हुई है या करने का मन बना रहे हैं, वो काफी अच्छा है। एक तरह से आप इंस्पिरेशनल पर्सन है हमारे बाकी दर्शकों के लिए भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने ये पॉलिसी ली क्यों? मैं जब 15 इयर्स का था तब मेरे पापा ने ली थी। अच्छा। इसके लिए रिगार्डिंग अब मैंने जब वापस एनालिसिस किए तब मेरे को पता चला कि जो मैंने अराउंड 1,80,000 इसमें पे कर चुका हूँ, और अभी इसका सम इंश्योर 3 लाख है, और उसके सामने अभी खाली बोनस 2,16,000 हो रहा है। अच्छा। तो इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि 1,80,000 के बाद भी 2,16,000 भी आपने लिया हुआ है, वो आपको किसने रेकमेंड किया? आपने फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं किया था उस टाइम रेकमेंड। अच्छा, ठीक है, चलिए आपको हम हेल्प करते हैं। केवल 21 साल के हैं गणेश, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत सही लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत तो कर दी है। हालांकि इन्होंने यूलिप लिया हुआ है। अक्सर हम कहते हैं कि अब जैसे कि यूलिप बदले हैं, थोड़े से बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले यूलिप रिटर्न्स के मामले में तो बीट नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। उनके जो कॉस्ट होते हैं, 3-4 कैटेगरी के कॉस्ट होते हैं, तो कॉस्ट सब एग्रीगेट करने के बाद जो रिटर्न है, लार्ज पोर्शन ऑफ रिटर्न वो कॉस्ट ही खा जाते हैं। तो गणेश, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये यूलिप को आप एग्जिट करें। आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जैसे आपने कहा 1,80,000 रुपए पे हुए हैं और 2,16,000 रुपए ही सिर्फ आ रहे हैं, और सिर्फ आपको 36,000 का फायदा मिला है 6 साल कंटिन्यूसली लगातार इन्वेस्ट करने का। तो ये प्रिडोमिनेंटली रिटर्न तो अच्छी बनी होगी, बट वो कॉस्ट जो है वो साल दर साल खा के आपके सिर्फ 2,16,000 बन रहे हैं। सो एग्जिट डिसीजन इज अमेजिंग। आप जैसे कविता जी ने कहा 21 साल की उम्र में आप स्टूडेंट भी हैं, कमा भी रहे हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल हमारे बाकी दर्शकों के लिए भी। आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड दैट यूर स्टार्टिंग सो अर्ली। आपका बहुत फायदा होगा अगर आप ये रिलीजियसली ये अपना इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस को जारी रखें। तो अब इसको पैसे को लगाना कहाँ चाहिए, उसके पहले उस पहलू को लेने से पहले मैं ये कहूँगा कि आपके लिए टर्म प्लान बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उस पर आप जो प्रीमियम्स पे कर रहे हैं वो यूजफुल नहीं होंगी, क्योंकि आपके कोई डिपेंडेंस नहीं है। 25 लाख की आपने टर्म कवर ली हुई है। माना कि डिपेंडेंस आ सकते हैं, बट उसको आप रिकंसिडर कीजिए। आपको टर्म प्लान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है आपके, तो उसमें प्रीमियम वेस्ट ना करें। अगले 3, 4, 6 साल बाद जब आपके डिपेंडेंस हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आपको टर्म प्लान री करना चाहिए। तब तक टर्म प्लान पे प्रीमियम बर्बाद ना करें। अब ये 2,16,000 आपकी एज को देखते हुए लार्ज पोर्शन इक्विटी में डालिए, क्योंकि इसमें से आप प्री विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास फिर भी 10-15 साल रुकने की क्षमता है। तो 4 इक्विटी फंड्स बोल देता हूं, जिसमें आप 50,000 या 55,000 रुपए स्प्लिट कर सकते हैं। मिराय एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, एक SBI ब्लू चिप फंड, रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप और सुंदरम स्माइल फंड। ये 4 फंड बहुत अच्छे होंगे आपके लिए अगर आपने 4 में अगर ये पैसे अपने स्प्लिट कर दिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स को ले डाउन कीजिए। गोल्स आपके पास बहुत वक्त है, तो गोल्स ले डाउन करके फिर इसको एलोकेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए फिलहाल अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, SBI मैग्नम ब्लू चिप, आपको मिड कैप फंड भी रेकमेंड किए जा रहे हैं, रेलिगेयर इन्वेस्को मिड एंड स्मॉल कैप, और साथ ही सुंदरम स्माइल भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है गणेश। तो जल्द से जल्द निवेश शुरुआत कीजिए, और फिलहाल आप यूलिप से निकल जाइए और टर्म प्लान की आपको जरूरत नहीं है। उन पैसों को भी अगर आप निवेश करें तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ।
वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अंकुश कुमार का सवाल, जो कि दुबई के हैं और इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है। जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। हर महीना 15,000 रुपए ये निवेश करने की क्षमता रखते हैं और पूछ रहे हैं कि जरिया क्या हो। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे फिरोज की, निवेश रणनीति बताने से पहले आपके आर्थिक गोल पता होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये फ्रेश इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से एक तरह से गोल अलाइन करने में भी इन्हें मदद चाहिए होगी। और अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकुश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। बताएं, आपका सवाल हम योर मनी पे ले रहे हैं। तो आपने कहा है कि आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई खास गोल आपका, फाइनेंशियल गोल, आर्थिक लक्ष्य? एक्चुअली मैम मैं अभी तक इन्वेस्ट मतलब शेयर मार्केट में कभी करे नहीं। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं दुबई पे हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे करे, एक्चुअली मेरा होम टाउन है कलकत्ता पे, तो कैसे करे और मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, तो मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए, आपको हम कंप्लीट नॉलेज भी देंगे और साथ ही कैसे आपको करना चाहिए भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपके आर्थिक लक्ष्य जो हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, कि आपको कितने समय के बाद पैसों की जरूरत होगी, ये पता होना चाहिए। लेकिन जस्ट इन केस अभी इन्हें पता नहीं है और समय भी नहीं है हमारे पास ज्यादा, इनकी अप्रोच क्या हो? देखिए, इनकी पहले लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अप्रोच के पहले ये एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए नॉर्मल अकाउंट नहीं होता है इंडिया में, एनआरओ या एनआरई अकाउंट होता है। फिर उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट के जो अकाउंट होते हैं, डीमैट अकाउंट्स जो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, उसको बोलते हैं पीआईएस अकाउंट्स। ओके। तो वो